आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो एवरीवन, आज का प्रश्न है यंग के द्विजीवी प्रयोग में केंद्रीय दीप्त फ्रिंज की पहचान है। और ये नीचे हमको विकल्प दिया हुआ है, यहाँ से बताना है कि कौन सा विकल्प सही है। तो एक प्रकाश स्रोत है जिसके सामने एक बारीक छिद्र यहाँ पर रखा हुआ है और वहां से फिर प्रकाश की गोलीय तरंगाग्र इस प्रकार से बाहर आते हैं और ये गोली तरंगाग्र आकर के ये दोनों झिर्रियों पर गिरते हैं। एक झिर्री इधर है S1 और दूसरा S2। और उनको मालूम है कि तरंगाग्र का प्रत्येक बिंदु अपने आप में एक स्रोत होता है। तो जो तरंगाग्र का बिंदु S1 पर आया है ये भी अपने आप में एक स्रोत है और जो S2 पर आया है ये भी अपने आप में स्रोत है। तो S1 स्रोत का काम करेगा और वहां से फिर इस तरह से तरंगाग्र उत्सर्जित होंगे। और ठीक इसी तरह से S2 भी एक स्रोत है, वहां से भी इस तरह से तरंगाग्र उत्सर्जित होंगे। और ये तरंगाग्र जब आगे बढ़ेंगे पर्दे की ओर, ये आपका पर्दा जहाँ पर किस तरह से व्यतिकरण पैटर्न बनता है कि कहीं पर दीप्त फ्रिंज और कहीं पर अदीप्त या काला फ्रिंज बनता है। अर्थात कहीं पर ऊर्जा अधिक होती है, कहीं पर ऊर्जा कम होती है। तो S1 और S2 दो स्रोत का काम कर रहे हैं और वहां से तरंगें उत्सर्जित हो रही हैं और ये तरंगें आगे बढ़ते हुए आपस में अध्यारोपित भी हो रहे हैं, अर्थात आपस में मिल भी रहे हैं। तो जहां पर ये तरंगें समान कला में आकर मिलेंगे, जैसे यहाँ पर ये समान कला में आके मिल रहे हैं, तो ऐसी तरंगें जहां पर समान कला में आके मिल रहे हैं वो दीप्त फ्रिंज बनता है। इसको मैं बी से दिखा देता हूँ, ब्राइट। और जहां तरंगे विपरीत कला में मिलते हैं वहां पर काला फ्रिंज अर्थात ये डार्क फ्रिंज बन रहा है। तो दीप्त फ्रिंज के स्थान पर ऊर्जा अधिक है और अदीप्त फ्रिंज जहां बना हुआ है वहां पर ऊर्जा कम है और इसी को हम कहते हैं ऊर्जा का वितरण हो गया, पुनर्वितरण हो गया। अब इसमें से केंद्रीय फ्रिंज कौन सा है? यहाँ तो बहुत सारे दीप्त फ्रिंज बन गए, बहुत सारे अदीप्त फ्रिंज बन गए। तो इसमें से केंद्रीय फ्रिंज कौन सा होता है? तो केंद्रीय फ्रिंज वह फ्रिंज होता है जो शून्य पथांतर के कारण बनता है। अर्थात स्रोत S1 से और स्रोत S2 से जो बिंदु बराबर दूरी पर होगा, ये दोनों दूरियां बराबर हैं, अर्थात दोनों पथ बराबर हैं और इसलिए पथांतर यहाँ पर शून्य है, तो वहां जो फ्रिंज बना है इसी को हम कहते हैं केंद्रीय फ्रिंज। ये आपका केंद्रीय फ्रिंज के नाम से जाना जाता है। यंग के द्विजीवी प्रयोग में यह केंद्रीय फ्रिंज एक दीप्त फ्रिंज होता है, यह एक दीप्त फ्रिंज है। तो हमें इसी फ्रिंज की पहचान करनी है कि पर्दे पर कौन सा फ्रिंज केंद्रीय फ्रिंज है। अब ये जो हमारा प्रकाश स्रोत है जहां से प्रकाश ऊर्जा मिल रही है और वही प्रकाश ऊर्जा आगे पर्दे पर व्यतिकरण पैटर्न बना रहा है, ये एक वर्णी स्रोत है। एक वर्णी स्रोत उसे कहते हैं जो एक तरंग दैर्ध्य का प्रकाश उत्सर्जित करता है। अर्थात यहाँ से आने वाले प्रकाश का तरंग दैर्ध्य निश्चित होता है, केवल एक होता है और वह लैम्डा। तो ऐसे स्रोत को हम कहते हैं एक वर्णी स्रोत। तो यदि हमने एक वर्णी प्रकाश स्रोत का उपयोग किया है तो हमें पर्दे पर जितने भी दीप्त फ्रिंज मिलेंगे सब के सब समान तीव्रता के होंगे। और दूसरा कि सभी फ्रिंज समान चौड़ाई के होते हैं और इसलिए एक वर्णी प्रकाश स्रोत से उत्पन्न फ्रिंज पैटर्न या व्यतिकरण पैटर्न को देखकर आप बिल्कुल भी ये पहचान नहीं सकते कि इनमें से कौन सा केंद्रीय फ्रिंज है। ये संभव ही नहीं है, क्योंकि सर्वत्र एक समान चौड़ाई के, सर्वत्र एक समान चमकीले फ्रिंज ही आपको दिखाई देंगे। किसी भी दो फ्रिंज में कोई अंतर आपको दिखाई नहीं देगा और इसलिए हम फ्रिंज पैटर्न देख करके केंद्रीय फ्रिंज की पहचान नहीं कर सकते। किंतु इसके स्थान पर यदि हम श्वेत प्रकाश स्रोत उपयोग में लाएं तो केंद्रीय फ्रिंज जो होता है वो श्वेत होता है, सफेद रंग का होता है, क्योंकि वहां पर पथांतर शून्य है।
तो पथांतर जो शून्य होगा वो सभी रंगों के लिए होगा। और जब भी पथांतर शून्य हो तो वहां संपोषी व्यतिकरण उत्पन्न होता है, तो वहां पर लाल रंग भी संपोषी व्यतिकरण उत्पन्न कर रहा है, नीला रंग भी संपोषी व्यतिकरण उत्पन्न कर रहा है, पीला भी, यानी सभी रंग संपोषी व्यतिकरण उत्पन्न कर रहे हैं, यानी सबके सब रंग अधिक मात्रा में है। और जहां पर सारे रंग उपस्थित होंगे वो आपको श्वेत दिखाई देगा। तो केंद्रीय फ्रिंज श्वेत होता है, और इस केंद्रीय फ्रिंज जो श्वेत फ्रिंज होता है इसके दोनों ओर रंगीन फ्रिंजे दिखाई देते हैं जो क्रमशः बैगनी से लाल रंग के होते हैं। तो ये जो केंद्रीय फ्रिंज बनता है यहाँ पर कि पथांतर शून्य होता है, अब ये श्वेत फ्रिंज होगा। तो जहाँ पर श्वेत फ्रिंज बना हुआ है आप समझ लेंगे कि वो केंद्रीय फ्रिंज है। ये जो फ्रिंज बनेगा इसके ठीक सामने ये श्वेत होगा क्योंकि यहाँ पर पथांतर शून्य है। उसके बाद फिर अदीप्त फ्रिंज नहीं बनेगा, अदीप्त फ्रिंज नहीं बनेगा, इसके दोनों तरफ कुछ और रंगीन फ्रिंजें बनेंगी। ये बीच वाला श्वेत, उसके बाद फिर बैगनी, उसके बाद जामुनी, फिर नीला, यानी इस तरह से, और अंत में होगा लाल। ये एक और हुआ। इसके दूसरी तरफ भी आपको बैगनी, फिर जामुनी, नीला, इस तरह से अंत में दिखाई देगा लाल। तो ये रंगीन फ्रिंजे दोनों ओर दिखाई देते हैं। तो इसके दो पहचान हो गए, स्वयं ये अपने आप में श्वेत रंग का होगा, और दूसरा ये दोनों तरफ से रंगीन फ्रिंजों से घिरा होगा। तो बस वही फ्रिंज आपका केंद्रीय फ्रिंज होगा। तो ये पहचान सुगम है, बहुत आसान है। हाँ, लेकिन ये केवल श्वेत प्रकाश स्रोत की स्थिति में होता है। एक वर्णी प्रकाश स्रोत की स्थिति में केंद्रीय फ्रिंज पहचाना ही नहीं जा सकता। तो चलिए हम अपने विकल्पों पे आते हैं। तो विकल्प ए कह रहा है इसकी तीव्रता अन्य फ्रिंजों से अधिक होती है। तो जैसे मैंने कहा कि सभी फ्रिंज समान तीव्रता के होते हैं, इसे गलत है। इसकी चौड़ाई अन्य फ्रिंजों से अधिक होती है, ये भी गलत। मैंने भी कहा कि सारे फ्रिंज समान चौड़ाई के होते हैं। सी में कहता है इसकी चौड़ाई अन्य फ्रिंजों से कम होती है, तो कम भी नहीं होती, एक समान होते हैं, इसलिए भी गलत। एक वर्णी प्रकाश के स्थान पर श्वेत प्रकाश के प्रयोग के द्वारा, ये बात बिल्कुल सही है। तो एक वर्णी प्रकाश के स्थान पर यदि हम श्वेत प्रकाश का प्रयोग करें तो केवल तभी केंद्रीय फ्रिंज, केंद्रीय दीप्त फ्रिंज की पहचान होती है। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।